हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू फॉर इग्नू एंड ड्यू एस वेल। इस चैनल पर हम इग्नू और ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको एक भी वीडियोस को मिस नहीं करना है, और किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सब्जेक्ट कोड और उसका नाम मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, एंड हम ट्राई करते हैं आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड थे, तो उनके इंपॉर्टेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सब्जेक्ट का सबसे पहला इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन यही है, जिसमें आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं, और उसके कुछ पॉपुलर ब्राउजर्स के बारे में बताना है, और उसके साइलेंट फीचर्स के बारे में बताना है। तो आई होप आप अपने डे टू डे लाइफ में ब्राउजर्स का यूज करते ही होंगे, है ना। तो ब्राउजर्स कई तरीके के होते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, मोजिल्ला फायरफॉक्स होता है हमारा, ठीक है। और ऐसे ही कई सारे होते हैं जिसमें एप्पल का सफारी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है हमारा, ओपेरा है, ये सभी क्या है, एक वेब ब्राउज़र्स ही तो हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, जो यूज़र्स के लिए इनेबल्ड होते हैं, उनका एक्सेस जो होता है यूज़र्स के पास होता है, ताकि वो वेबसाइट्स को देख सकें, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनको वेबसाइट्स को और सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये एचटीएमएल कोड द्वारा अलाउड होते हैं, मतलब इनको बनाया जाता है एचटीएमएल कोड के थ्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हैं, और ये सभी ना इंटरकनेक्टेड होते हैं एक-दूसरे के साथ, ठीक है। और ये वेरियस ऑनलाइन जितने भी सर्विसेज़ हैं, उनमें 5 पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स में ये साथ-साथ साइलेंट फीचर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसके साइलेंट फीचर्स की बात करें अब हम, तो एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम की बात करते हैं, ये आप सभी यूज़ करते ही होंगे। इसको जाना जाता है बेसिकली इसकी स्पीड और बहुत ही सिम्प्लिसिटी के साथ, कोई भी यूज़र जो है इसको समझ लेता है, और यूज़र फ्रेंडली है बहुत ही ज़्यादा इसका इंटरैक्शन, दैट्स व्हाई, ठीक है। और ये लाइब्रेरी फॉर एक्सटेंशन के लिए भी इसके पास वास्ट एरिया रहता है, ठीक है। और मोज़िला फायरफॉक्स की बात करें तो ये जो है बेसिकली प्राइवेसी और जितने भी हमारे कस्टमाइजेशंस होते हैं, फीचर्स जितने भी होते हैं ना, वो इसमें आपको दिखेगा फायरफॉक्स में, ठीक है। इससे आपका प्रोटेक्शन होता है, सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें, अगर एप्पल सफारी की बात करें तो एप्पल सफारी जो वेब ब्राउज़र है हमारा, वो डिफ़ॉल्ट होता है ब्राउज़र्स के अंदर, जितने भी एप्पल डिवाइस होते हैं ना, उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता ही होता है। ये हर तरीके का काम करते हैं, एक तरीके से क्लीनली तरीके से डिज़ाइन होता है, और उसका परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है, और सीमलेस इंटरैक्शन के साथ आप इसमें ओएस और आईओएस जैसे जितने भी मैक के काम हैं, वो आप फीचर्स का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, एप्पल सफारी में। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा इसका परफ़ॉर्मेंस होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, ये इसको एक तरीके से कॉर्नियम बेस्ड इंजन की तरह बनाया गया है, इंजन की तरह, जो इम्प्रूव इसकी स्पीड और कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसका फीचर जो है वो इंटीग्रेटेड है कोर्टाना में, और ये बिल्ड करता है ऐसे पीडीएफ्स को जो देखता है एंड कलेक्ट करता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी वेब कंटेंट है उसके लिए, ठीक है। अब ओपेरा की बात कर ले अब हम, तो देखिए ओपेरा जो है, ओपेरा भी अपने आप में बहुत ही ठीक है। इसका भी स्पीड बिल्ड जो है वो एड ब्लॉकर की तरह है, ठीक है। और ये इसमें फ्री वीएनपी सर्विस आपको देखने को मिलता है, और कस्टमाइजेबल इंटरफेस होता है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो ओपेरा के जो फेस दिखेगा ना आपको वो। और इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि टर्बो हो गया फॉर फास्ट ब्राउजिंग, और स्लो कलेक्शन है अगर, तो उसमें आप फास्ट ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ऐसे ब्राउजर्स हैं जो इंस्टेंटली इन्वॉल्व हुए हैं, ऑफर करते हैं रेगुलर अपडेट्स को, इनहेंस करते हैं परफॉर्मेंस को, सिक्योरिटी को, ठीक है, और यूजर के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ये था क्वेश्चन और ये है इसका आंसर, ठीक है। स्क्रीन आई होप आपको सारी क्लियर दिख रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, जिसमें आपको डिस्कस करना है व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपीआर, डिस्टिंग्विश बिटवीन डीपीडी एंड जीडीपीआर। तो देखिए जीडीपीआर की बात करें तो ये स्टैंड होता है एक तरीके से जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के थ्रू, बिकॉज इसका नाम ही सब्जेक्ट का आप देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो सारे क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के और समझ के जाइएगा, ठीक है। और बहुत ही मतलब ईज़ी है, इसको समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर आप डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर्स का, लैपटॉप का यूज़ तो करते ही होंगे, तो इनमें से आधी चीज़ें तो आपको पहले से ही आती होंगी, राइट? सो एक तरीके से ये जो हमारा जीडीपी है, एक तरीके से जीडीपीआर
ये कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ है जो इम्प्लीमेंट करता है जितने भी यूरोपियन यूनियन यूनियन थे, उसमें 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था जीडीपीआर को, ठीक है। इसका एम क्या था बेसिकली प्रोटेक्शन देना और पर्सनल डाटा जो है उसका यूरोपियन कंट्री में यू के सिटीज में जितने भी और वहाँ के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके प्रोटेक्शन को और पर्सनल डाटा को सेफ तरीके से बचा के रखना मतलब अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट रखना। ठीक है, ये अप्लाई होता है ऑल बिज़नेसेस और ऑर्गनाइज़ेशन में जो हैंडल करते हैं जितने भी पर्सनल डाटा होता है और ईयू के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सभी का जो रिगार्डलेस और उनका लोकेशन मतलब जितने भी डाटा है, वो ये हैंडल करता है जो हमारा जीडीपीआर है, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड अगर हम डीपीडी की बात करें तो डीपीडी जो है रेफर करता है डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव को, ठीक है? 9546 ईसी, ठीक है? ये जो है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस डाटा प्रोटेक्शन लॉ बना था, ये भी ईयू में ही बना था, ठीक है? जो इफ़ेक्ट करता है जीडीपीआर को, ठीक है? हाउएवर कि इसको क्रिएट किया गया था लिमिटेशंस और वेरिएशन के साथ जो इम्प्लीमेंटेशन होता है अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। तो मेन डिस्टिंक्शंस की बात करें तो उसमें हमारा होता है डीपीडी और जीडीपीआर लाइज इन देयर स्कोप रीच एंड प्रोविजंस। तो बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है इनका, इन दोनों का स्कोप रीच और प्रोविजन का ही ज्यादातर डिफरेंस है, ठीक है। जीडीपीआर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिव है और इम्पोज़ है, ठीक है? और इंस्ट्रक्टर रिक्वायरमेंट्स करता है किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए और ये इंट्रोड्यूस होता है न्यू राइट्स के लिए इंडिविजुअल्स की सच एज़ द राइट टू इंश्योर द राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी, ठीक है? एंड द राइट टू बी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा ब्रीचेज़ मतलब जितना भी डाटा है उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन होना, वो सारी चीज़ें जीडीपी पे डिपेंड करती है। एडिशनली जो हमारा जीडीपीआर है, वो है एक तरीके से एक्स्ट्रा टेरिटोरियली एप्लीकेबिलिटी भी है आप कह सकते हैं। इसका मीनिंग है क्या ये अफ़ेक्ट कर सकता है किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन को, ठीक है? आउटसाइड द जितने भी ईयू के हैं उनके, ठीक है? ये था जीडीपीआर और डीपीडी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर के बहुत सारे जनरेशन रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? तो उसको आप स्क्रीन पॉज़ करके पढ़ लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं और वो सारी चीज़ें आप बता देना कि कैसे जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर कंज्यूम करता था और जो सेकंड जनरेशन था वो रिप्लेस हुआ वैक्यूम ट्यूब्स के साथ और 1960 लेके 70 तक तो 70s तक ये रहा है। जो फोर्थ जनरेशन 1970 से लेके 1980s तक रहा है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर रहा है, सीपीयू आए फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। अब जब फिफ्थ जनरेशन आया तो वेरी लार्ज स्केल पर इसका इंटीग्रेशन हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, इसमें एआई और एक्सपर्ट सिस्टम जैसे इसमें चीजें देखने को मिली, ठीक है। तो एग्जांपल इंक्लूड सुपर लाइक कैरी 2 हो गया, मॉडर्न पीसीज जितने भी हैं हमारे वो फिफ्थ जनरेशन के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जिसमें आपको पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं करना है। जिसमें आपको डिस्कस करना है इन डिटेल अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज इन द स्टेप्स। देखिए मेल मर्ज जो है अगर आपने कभी एक्सेल या वर्ड का यूज किया होगा या अगर आपने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जहाँ पे मेल मर्ज का भी काम होता है, गूगल शीट होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। तो मेल मर्ज बेसिकली एक पावरफुल फीचर होता है जितने भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें वो अलाउ करते हैं जितने भी जैसे कि हमारा लेटर्स हो गए, लैब्स हो गए, ठीक है, इन्वेलप्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, ठीक है? इसको मर्ज करने के लिए और मास्टर डॉक्यूमेंट विद अ डाटा सोर्स सच एज़ स्प्रेडशीट जितना भी है उसका डाटाबेस हो गया, ठीक है? और क्रिएट करने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए डॉक्यूमेंट फॉर ईच रेसिपिएंट। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने कभी वर्ड पे काम किया होगा तो आपको मान लीजिए कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज़ हैं और हज़ारों एम्प्लॉइज़ को आपको सेम ईमेल भेजना है। तो क्या आप हर एक इंसान के लिए अलग-अलग ईमेल लिखने बैठेंगे? नहीं। तो इसमें मेल मर्ज से के हेल्प से क्या होता है कि ईमेल सेम रहेगा, बस आप उस डेटा में कंपनीज़ के पास तो होता ही है, तो उस मेल मर्ज वाले ऑप्शन में उस जितने भी मतलब एम्प्लॉइज़ हैं, उनका डेटा डाल दीजिए। तो उन सभी एम्प्लॉइज़ के नाम से, एक-एक एम्प्लॉयी के नाम से अलग-अलग ईमेल बन जाएगा और वो ईमेल ऑटोमैटिकली सबको सेंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली मेल मर्ज का काम होता है कि आपको 1000 अलग-अलग ईमेल ना लिखने पड़े, एक ही बार में बन के आ जाता है। ऐसे ही लेबल्स बनाने होते हैं अलग-अलग नाम के, आईडी कार्ड्स होते हैं, ठीक है? एनवेलप सबको भेजना है, तो बस नाम ही तो आगे चेंज करना, बाकी अंदर की चीज़ तो सेम रहेगी ना। तो उसमें मेल मर्ज का काम होता है, ओके? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है?
अब हम देखते हैं मर्जिंग प्रोसेस को। तो मेल मर्ज प्रोसेस जो होता है उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। कनेक्ट करना फर्स्ट स्टेप को, एस्टैब्लिश करना, कनेक्ट करनी, या जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है? जो मतलब मेन सोर्स है और जो मास्टर डॉक्यूमेंट है उनको और डाटा सोर्स वाले उनको ना कंबाइन करना सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर कस्टमाइज़ करना कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि यूज़र कैन प्रीव्यू एंड कस्टमाइज़ जैसे बन गया। फिर उसके बाद आप प्रीव्यू कर रहे हैं कि कस्टमाइज़ तो नहीं करना कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत, ठीक है? फॉर्मेटिंग हो गया, मॉडिफ़िकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है? और लास्ट में क्या होता है, लास्ट स्टेप कि इसमें जनरेट हो जाता है फाइनल मेल मर्ज करके जितने भी एक्जीक्यूटेड रिज़ल्ट होते हैं उसमें क्रिएशन करने में डॉक्यूमेंट को ईच अदर रेसिपिएंट्स के साथ, ठीक है? सो ओवरऑल ये जो मेल मर्ज है बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है जो क्रिएट करता है पर्सनलाइज़्ड डॉक्यूमेंट को, बल्क सेविंग टाइम, जिससे कि आपका टाइम, एफर्ट सब कुछ सेव होता है। तो इस वजह से मेल मर्ज का जो ये ऑप्शन है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के आज के टाइम में खासकर, ठीक है? तो इससे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब इसमें आपसे पूछा गया है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बताने हैं आपको, ठीक है? इक्वेशन एडिटर की बात करें तो ये क्या है, नाम से पता चल रहा है कि आपकी कोई इक्वेशन आपने लिखी, मान लीजिए कोई गलत हो गया तो वो एडिट कर देता है उसको, ठीक है? और ये इक्वल जो फॉर्मूलाज हैं विद इन स्प्रेडशीट सेल ये प्रूव करता है कि यूजर फ्रेंडली हो और इसका इंटरफेस और इंटरेस्टिंग तरीके से मैथमेटिकल जितने भी सिंबल्स हैं, फीचर्स हैं, उनका यूज किया जा सके और सारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस परफॉर्मेंस कैलकुलेट किए जा सके और डिस्प्ले हो सके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस को, ठीक है? ट्रैकिंग की बात करें तो ट्रैकिंग क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसमें रेफर करता है कैपेबिलिटी ऑफ मॉनिटरी एंड रिकॉर्डिंग चेंजेस मेड टू स्प्रेडशीट। अगर कोई स्प्रेडशीट है अगर उसमें कोई कोई चीजें चेंज हुई है या रिकॉर्ड में या कैलकुलेशन कुछ चेंज हुआ है तो उसको ट्रैक करना उससे ट्रैकिंग के इस ऑप्शन से आसान हो जाता है, ठीक है? ट्रैकिंग जो है किसी भी इंडिविजुअल को फीचर्स देता है जिसमें हाइलाइट कर सकते हैं आप जितने भी चेंजेस जो हैं हुए हैं जिस भी सेल में, तो ट्रैकिंग के थ्रू आप ना पता कर पाएंगे आसानी से कि इस सेल में यहाँ पे ये चीज़ चेंज हुई है, ठीक है? उसका हिस्ट्री, रिवीजन, कैप्चरिंग मोमेंट्स, ये सभी चीज़ें आप पर्टिकुलरली उसमें देख सकते हो, तो ये ट्रैकिंग होता है एक्सेल में। अगर आपने एक्सेल यूज़ किया होगा तो आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम जिसमें आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बतानी है। पेरोल रेफर्स टू द अमाउंट पेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एम्प्लॉइज पे बताना है। तो ऑब्वियसली देखिए अगर आप काम होंगे, वर्किंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि पेरोल क्या होता है। बेसिकली ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, ठीक है? उसमें आपको सारी चीज़ें लिखी होती है। अगर आपको एचआरए मिल रहा है, हाउस अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, अगर ये सभी चीज़ें मिल रही है या कुछ भी चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है, पीएफ कट रहा है, ऐसा ही बनना है, तो वो सभी चीज़ें पेरोल में लिखा होता है, ठीक है? पेरोल जो होता है एक कंपास करता है टोटल कंपोजिशन इंक्लूड वेजेस, सैलरीज, बोनस, बेनिफिट्स, डिडक्शन क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, ठीक है? और ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी तरीके की एम्प्लॉय को चीजें देती है वो सभी चीज इसमें स्पेसिफिक पीरियड में लिखा होता है कि पेरोल में क्या क्या चीजें क्या नहीं, ठीक है? तो ये हमारा पेरोल होता है, ठीक है, बेसिकली। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इवेल्युएट्स अ प्रोजेक्ट मोस्टली लॉन्ग टर्म। तो देखिए कैपिटल बजटिंग एक बेसिकली ऑब्वियसली एक प्रोसेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी वैल्यूज होते हैं वो मोस्टली जो होते लॉन्ग टर्म में जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं ना उसको एक्यूरेट तरीके से बताते हैं और कैपिटल बजटिंग करते हैं जिससे स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल प्रोसेस बनाया जा सके और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक्सेस करके सिलेक्ट किया जा सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट में, ठीक है? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये चीज़ जो है कैसे हेल्प करती है, ठीक है? कैपिटल बजटिंग ऑब्वियसली अगर आप कैपिटल का बजट करते हैं, तो आप अपने लॉस को कम से कम कर सकते हैं और अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? एफिशिएंटली और लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो मैक्सिमाइज़ हो जाता है अगर आप कैपिटल बजटिंग करते हैं, ठीक है? अपने कैपिटल की बेसिकली बजट बना रहे हैं, ये इतना कैपिटल है, आपको कैसे-कैसे स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड नहीं करना है, इस तरीके से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जिसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा एंड ऑडियो बेस्ड कैप्चा। तो देखिए टेक्स्ट बेस्ड क्या होता है जिसमें ऑब्वियसली सिंपल आप कैप्चा तो डे टू डे लाइफ में भरते ही होंगे। तो जहाँ पे ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है और फिर उसको ना आपको दोबारा उस टेक्स्ट को देखकर सिमिलर मेंशन करना होता है तो वो टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा हो गया, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड जो ऑडियो वाला बेस्ड कैप्चा होता है उसमें क्या होता है ना आपको एक साउंड साउंड वॉइस सुनाई देती है, ठीक है? वो भी कंप्यूटराइज जनरेट होता है। उसको सुनकर आपको वो लिखना होता है, ठीक है? और टेक्स्ट वाले में क्या होगा कि भले ही मान लीजिए कोई देख नहीं पा रहा है,
देखता नहीं है, तो उसको सुनाई तो देगा ना, वो सुन के लिख सकता है। बाकी और जो टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा है वो वही है कि यूज़र जो डिस्टॉर्टेड होंगे, अब्यूज़ होंगे, वो वो एक्यूरेट तरीके से मेरे तरीके से शायद जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाते होंगे। पर जो अ ऑडियो बेस्ड कैप्चा है वो सुनकर वो इंस्टेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है? और ऑडियो बेस्ड जो कैप्चा होंगे वो ऑडियो क्लिप कंटेन करते हैं, सीरीज़ स्पोकन कैरेक्टर को स्पोक करते हैं और फिर उसको आपको केयरफुली लिखना होता है, ठीक है? तो ये दोनों तरीके के जो कैप्चा हैं वो सर्व करते हैं पर्पस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग ह्यूमन यूजर्स। ऑब्वियसली देखिए एआई तो चाहे जितना भी एआई आ जाए पर वो कैप्चा को नहीं फ़िल पाएगा बिकॉज़ देखने के लिए तो हमें हमारी आँखों की ज़रूरत पड़ेगी, सुनने के लिए ह्यूमन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? तो ये एआई फीचर्स को थोड़ा-सा मतलब प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए कैप्चाज़ जो हैं उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट लिखना है, उससे पता चलता है कि क्या इसको कोई ह्यूमन ही यूज़ कर रहा है या फिर कोई एआई है इससे, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर आई एम नॉट गोना डिस्कस इट आप सभी को पता ही होगा क्या होता है गूगल प्ले स्टोर जहाँ पे आप बहुत सारे एप्लीकेशन एंड ऑल डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आप कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज़ होते हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिससे प्रोग्राम जो होते हैं रन करते हैं, ठीक है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट। ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डाटा होता है जितने भी टेबल्स में, रोज़ में, कॉलम्स में बनाया जाता है और उसके अंदर सारी चीज़ों को लिखा जाता है, ठीक है? और जितने भी मतलब टेबल्स हो गए, रोज़ हो गए, कॉलम्स हो गए, उसमें कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, मैनिपुलम मतलब जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो डाटाबेस उसमें लिख दिया जाता है और हो जाता है। थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट बेसिकली एक तरीके से ऐसे फ्रॉडेंटल एक्विजिशन को यूज़ करता है जिसमें जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं जैसे कि उनका नेम हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, नंबर हो गया, फाइनेंशियल डिटेल्स हो गए, कमिटमेंट फाइनेंशियल और अदर जितनी भी क्राइम्स होती हैं, उससे बचाने के लिए और ये रिज़ल्ट होता है फाइनेंशियल लॉस डैमेज में टू reputation and invasion of privacy and typically carried out through techniques like phishing data breaches और स्टीलिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट तो इससे क्या होता है कि थेफ्ट हो जाता है जब आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ही वही है कि आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन जो होती है वो मतलब फैल गई या आपके साथ कुछ उसकी वजह से क्राइम हो गया या कुछ तो बेसिकली साइबर क्राइम एंड ऑल तो ये थेफ्ट ही है एक तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें आपको बताना है कि आप प्लास्टिक मनी से क्या समझते हैं आप? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। प्लास्टिक मनी बेसिकली रेफर करता है ऐसे पेमेंट को, जिनका हम कार्ड्स का यूज़ करके या कह लीजिए प्लास्टिक का यूज़ करके पेमेंट करते हैं। जैसे कि हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, ठीक है? तो ये क्या है? एक तरीके से प्लास्टिक मनी ही तो है ना कि आप बस एक कार्ड का यूज़ करके आप उसमें भी तो पैसे ही होते हैं, उससे भी आप ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो वो प्लास्टिक मनी है, ठीक है? जिसको आप बता सकते हैं कि उसकी स्टार्टिंग कब से हुई, कैसे हुई और क्या है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का बी पार्ट है जिसमें आपको डिस्कस करना है प्लास्टिक मनी के यूजेस का। देखिए पेमेंट कन्वीनियंस होता है हर जगह कभी-कभी आपके पास कैश नहीं होता है, ठीक है? तो आप ये कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी इसका मतलब हो जाता है इससे और ऑनलाइन कमर्शियल है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसका ई-कॉमर्स जितने भी बिज़नेसेस हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है, आपको कई ऑफर्स भी मिलते हैं, ठीक है? आसानी से ट्रांज़ैक्शन हो जाता है, मैसेज आ जाता है, ठीक है? बिज़नेस परचेज़ेज़ में जो होते हैं कॉर्पोरेट में क्रेडिट कार्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है गुड्स और सर्विसेज़ के लिए, उसके लिए आप कई बचत कर सकते हैं, बचत करने का भी फ़ायदा होता है उसमें, ठीक है? बिज़नेस ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लास्टिक मनी जो होते हैं एक तरीके से जब आप ट्रैवल करते हैं ज़्यादा तो उसमें भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। उससे आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। आपको लाइक पॉइंट्स मिलते हैं, तो उससे आपके पैसे भी सेव होते हैं। कैश फ्लो का मैनेजमेंट होते रहता है। आपको पता रहता है कि आपके पास इतना क्रेडिट है, तो आपके पास इतनी टाइमिंग है पेमेंट के लिए, आपको वो करना ही पड़ेगा पेमेंट, आप इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते या जो भी है। ठीक है? फ्लेक्सिबल होता है और मैक्सिमम आप जितने भी एक्सपेंसिव है उसको आप मैनेज कर सकते हो और जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। आपके आपके जो चीज़ें हैं मतलब कहाँ जा रहा है पेमेंट, कैसे हो रहा है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। तो दिस इज़ द आंसर, यू कैन पॉज़ द वीडियो एंड यू कैन मेक योर नोट्स एज़ वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपसे ब्रीफली डिस्कस करना है मल्टीमीडिया का। ऑब्वियसली मल्टीमीडिया आजकल के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी कहीं ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्टीमीडिया की बात करें तो ये इंटीग्रेशन होता है जिसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडियाज़ के होते हैं, जैसे कि हमारे उसमें आपका मल्टीमीडिया नाम से पता चल रहा है तो उसमें इमेजेस हो जाते हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़, ये सभी एलिमेंट जो होते हैं इसमें ही आते हैं।
ठीक है। इसमें एडवांटेज जो है मल्टीमीडिया का वो इंक्लूड कर सकता है हैंड कम्युनिकेशन को, एंगेजमेंट को, जो अलाउ करता है उनको साइमल्टेनियसली यूज ऑफ मल्टीपल सेंसेस। इट कैन फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज विजुअल एंड ऑडियो एड इन कन्विंसिंग कॉम्प्लेक्स मल्टीमीडिया। सॉरी। ऑल्सो ये इनेबल करता है क्रिएटिविटी को, इंटरएक्टिव जितने भी एक्सपीरियंस है उसको इनेबल करता है। और ये एप्लीकेशन जो है डाइवर्स रेंजिंग फ्रॉम एजुकेशनल ट्रेनिंग हो गया, एंटरटेनमेंट एंड मार्केटिंग, ये सभी चीजें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कैप्चा कोड वही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूपीआई आप सभी यूज करते हैं, जिसको आइडेंटिफाई पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आप जरूर लिखिएगा, ठीक है, हाईलाइट कर लेना, आप लिख लेना आइडेंटिफाई पेमेंट इंटरफेस। एक तरीके का ये एक रियल टाइम पेमेंट होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कुछ भी है तो उसमें यूपीआई का यूज होता है। एक यूपीआई बन जाता है तो आप अकाउंट्स बनाकर आप मोबाइल फोन्स का यूज कर पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया एंड फोन पे होता है, ये सभी यूपीआई से ही तो चलते हैं, राइट। क्यूआर कोड क्या होता है, बेसिकली क्विक रिस्पॉन्स इससे आ जाता है, बस स्कैन करिए, बस आपका काम हो गया। टू डायमेंशनल बारकोड होता है बेसिकली ये, जो टू डायमेंशनल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, ग्रिड और ब्लैक फॉर्म में, स्क्वायर ग्रिड और ब्लैक फॉर्म में इसमें इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। और मॉड्यूल्स के साथ ये होता है, क्यूआर कोड जो होता है वो रीडर्स को इनेबल करता है उनके एक्सेस के लिए, ताकि वो जितने भी प्रोडक्ट्स है या डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन हो गया या पेमेंट करना है तो उसके लिए क्यूआर कोड, मतलब हर तरीके के लिए क्यूआर कोड का यूज किया जा सकता है। तो वो आप मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, जिसमें आपको हेडर एंड फुटर बताना है। ऑब्वियसली देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, जब आप अपना एमएस वर्ड खोलेंगे तो आप ना वहाँ पे देखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा, जो हमारा ये बेसिकली जो ऊपर वाला एरिया, किसी भी पेज का जो हमारा ऊपर वाला एरिया होता है उसको हम हेडर बोलते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा, ठीक है। और जो हमारा मतलब इसी पेज का जो नीचे वाला चीज है उसको हम फुटर बोलते हैं बेसिकली। जैसे आपके कॉपीज में होता है ना हेडर और फुटर, वैसे ये जो एमएस वर्ड का जो सिंगल पेज होगा उसमें जितनी भी चीज है, मतलब ऊपर वाली चीज जो होगी वो हेडर कहलाएगी, और नीचे वाली जो स्पेस बच जाता है उसको हम फुटर कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज हेडर एंड फुटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर वाला हिस्सा हेडर एंड नीचे वाला फुटर, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, आई होप आपको 12 तो समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताना है कि क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली एक रेफर करता है ऐसे कलेक्शन को जिसमें इंटरेक्शन होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। डिवाइसेस जितने भी कंप्यूटर सर्विसेज, रूटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, इसको हम लैन कहते हैं। ये बेसिकली एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में, या फिर एक यूं कह लीजिए एक घर के अंदर, एक ऑफिस के अंदर या एक कैंपस के अंदर जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है इन दैट एरिया, तो वो लैन के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। वैन की बात करें तो स्पेनिश में लार्ज डिस्टेंस जितने भी कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं उसको डायरेक्ट लोकेशन के थ्रू इसमें ये यूज किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, ऐसी जो मतलब बहुत ही लार्ज एरिया में, जो कि लैन उसको नहीं कर सकता, लैन बट स्मॉलर देन अ वैन, ठीक है। कन्वर्ट्स अ लार्ज एरिया, मतलब लैंड जितने एरिया को देखता है उससे ज्यादा बड़ा एरिया में दिखेगा, परंतु जितना वैन देखता है उससे कम एरिया में दिखेगा, जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होते हैं मैन, ठीक है। ये टिपिकली सर्व करता है ऐसी सिटीज को जो मेट्रोपॉलिटन रीजन जितने भी होते हैं, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। वायरलेस नेटवर्क वो होता है जिसमें किसी वायर की जरूरत नहीं होती है, सच एज वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, नॉन कनेक्टेड डिवाइसेस जितने भी होते हैं, ठीक। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट ऑब्वियसली ग्लोबल नेटवर्क है, जो मतलब मिलियंस ऑफ डिवाइसेस में इसका वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, दिस इज इंटरनेट, ठीक है। एक्स्ट्रा नेट भी है एक चीज, तो ये आप जरूर नोट करना। एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है जो कि इंटरनेट के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसका एक लिमिटेड एक्सेस होता है, ठीक है। जितने भी ऑथराइज्ड, जितने भी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, सच एज सप्लायर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, या कस्टमर्स जो होते हैं कोलैबोरेशन में, कोलैबोरेशन पर्पस के लिए वो एक्स्ट्रा नेट का यूज करते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 14, दैट व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, एक्सप्लेन थ्री
सिक्योरिटी पर ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी आई होप आप सभी जानते होंगे। साइबर सिक्योरिटी रेफर्स करता है बेसिकली ऐसे प्रैक्टिस को जिसमें प्रोटेक्शन का जितना भी कंप्यूटर सिस्टम है, वो नेटवर्क्स है, डाटा है, फ्रॉम ऑथराइज या थेफ्ट हो जाता है। मतलब आपका जितना भी पर्सनल कह लीजिए या किसी कंपनी का या किसी का भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, वो जब मतलब फैल जाता है, थेफ्ट उसकी चोरी हो जाना एक तरीके से साइबर क्राइम है और उसकी वजह से आपके साथ कुछ धोखाधड़ी भी हो सकता है, ठीक है? और साइबर सिक्योरिटीज़ की बात करें तो कॉन्फिडेंसी मतलब इंश्योर करना कि आपका जितना भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो एक्सेसिबल ना हो किसी भी तरीके से और किसी को भी ना पता हो, ठीक है? और इंटीग्रिटी करना कि मेंटेन करना कि जितनी भी आपकी एक्यूरेसी है वो कंसिस्टेंटली आप उसको ट्रस्ट करें और नेस मतलब उसका डाटा सिस्टम जो होगा वो अच्छे से प्रोटेक्टेड रखें, ठीक है? मॉडिफिकेशन, इलेक्शन और टेम्परिंग इसका आप ध्यान रखते रहें। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ये इंश्योर करना दैट सिस्टम्स रिसोर्सेज एंड डाटाज आर एक्सेसिबल एंड यूजेबल व्हेन नीडेड प्रिवेंटली डिस्ट्रप्टेड और डेंटल और सर्विसेज केयर बाय अटैक और टेक्निकल फीचर्स मतलब कि आपको जितने भी टेक्निकल फीचर्स हैं उसमें आपको प्रोटेक्ट करके रखना है और जब यूज होगा तभी यूज करना है, ठीक है? और बाकी यूज नहीं है तो उसको अच्छे से प्रोटेक्ट रखना ही ये चीज अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना है। तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैन ऐड डिलीट ग्रुप और अनग्रुप वर्कशीट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी ने एक्सेल का यूज किया होगा तो आप सभी को पता होगा कि ऐड करना, डिलीट करना, ग्रुप करना, अनग्रुप करना ये क्या होता है वर्कशीट में। तो माइक्रोसॉफ्ट एडिंग वर्कशीट क्या होता है कि इसमें ना क्लिक करते हैं आप प्लस साइन को तो नेक्स्ट जो सीट है वो सीट टेबल्स आ जाती है, ठीक है? फॉर इंस्टेंस लेट्स से यू हैव अ वर्कबुक, ठीक है? एक वर्कबुक है फॉर एग्जांपल आपको वो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक वर्कबुक है, ठीक है? उसमें आपको जिसमें शीट नेम 1 और शीट 2 नाम से है, ठीक है? जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको प्लस साइन का दिखेगा और उससे क्या होगा एक्सेल जो होगा क्रिएट कर देगा एक न्यू शीट को जो जिसको हम शीट 3 कहेंगे। डिलीट करना वर्कशीट को जो भी वर्कशीट उसको आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप डिलीट कर लीजिए, आपका डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है? देखिए आप यहाँ पे ना थोड़ा-सा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल के साथ समझा देती हूँ। ठीक है, एडिंग एडिंग करना ये होता है, डिलीट करना ये होता है, ये बहुत ईज़ी है, ठीक है। ग्रुप करना वर्कशीट को 2 वर्कशीट्स हैं, उनको आप ग्रुप करना चाहेंगे तो सिलेक्ट करके और फिर उसको ग्रुप कर सकते हैं। फिर वही है कि अनग्रुप करना है तो यू कैन क्लिक ऑन अ शीट एंड दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप। इन आवर एग्जांपल राइट क्लिक ऑन शीट 3 एंड सिंस इट्स नॉट द पार्ट चूज़ अनग्रुप शीट्स, दिस विल अनग्रुप योर शीट्स, ठीक है। बट at listing these actions, adding, deleting, grouping, or ungrouping worksheets, you can effectively, uh, efficiently organize your data performance and जितने भी multiple sheets होते हैं simultaneously उसको। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका पूरा वर्क स्पेस है जहाँ पे आप पूरा वर्क करते हैं। जहाँ पे ये यू लिखा हुआ है ना ये हमारा एक शेल होता है, इसको हम शेल बोलते हैं। यहाँ पे आप कलर ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और शीट की बात कर रहे थे हम, देखें तो यहाँ पे शीट 1 है, जो ये प्लस वाला साइन है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास शीट 2 आ जाएगा, ठीक है? देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास शीट 2 आ गया। आप जितने भी क्लिक करते रहेंगे आपके पास आगे-आगे शीट आते जाएगा, ठीक है? जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके जब आप करेंगे तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, डिलीट का ऑप्शन आएगा, ठीक है? व्यू कोड का, टेबल का, हाइड का, सिलेक्ट शीट, अनग्रुप शीट, ठीक है? आप अनग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप करना है तो ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है? और मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे इसको दबा देंगे तो आपकी शीट जो है वो डिलीट हो गई। अब इसको और इसको आपको मान लीजिए ग्रुप करना है तो यहाँ पे ग्रुप करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्लिक किया, राइट किया और सिलेक्ट ऑल शीट एंड दैट इज़ और यहाँ पे यही है कि अनग्रुप शीट, ठीक है? तो ये ग्रुप हो गया तो वही वाली बात है कि मतलब यहाँ पे प्लस का करेंगे तो यहाँ पे शीट देखिए एक और आ गई, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये शीट 4 है और इससे पता चलेगा